Hello dear students, MA semester 4 Political Science। पिछले क्लास में मैं 15वां पेपर जो है पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, उसके सिलेबस के अनुसार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कंपोजिशन और पावर्स के बारे में बता रहे थे। उसी में आगे जो रेस्ट पार्ट रह गया था उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के क्या क्या कार्य हैं और आय के क्या साधन हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में पटना नगर निगम के एग्जीक्यूटिव बॉडी और उसके सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में चर्चा कर रहे थे। कि उसके सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, उसमें विशेष निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य तक विशेष निर्वाचन किस प्रकार से होता है सदस्यों का, वो हम लोग चर्चा कर चुके थे। आगे देखेंगे कि नंबर 4 में संवाचित सदस्यों का निर्वाचन किस तरह से होता है। को ऑप्टेड मेंबर निगम परिषद में निगम परिषद के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य मिलकर 5 सदस्यों का, जिनमें एक सदस्य अनुसूचित जाति का हो, संवाचित करते हैं। नगर निगम के पार्षदों का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों के लिए होता है और यदि कोई पार्षद अधिनियम की धारा ये सारे हम लोग पटना नगर निगम के बारे में देख रहे हैं। पटना नगर निगम अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अयोग्य होता है या बिना पर्याप्त कारण बताए लगातार 4 बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो और कोई लाभ का पद प्राप्त कर लेता है तो अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। या तो धारा में जो वर्णित है उसके अनुसार अयोग्य हो जाए या बिना पर्याप्त कारण बताए लगातार 4 बैठकों तक अनुपस्थित रहे तब वह अयोग्य हो जाता है, और या फिर पार्षद रहते हुए, काउंसलर रहते हुए कोई लाभ का पद प्राप्त कर लेता है तब वह अयोग्य माना जाता है। निगम परिषद की शक्तियां और कार्य जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। निगम परिषद प्रत्येक वर्ष के प्रथम बैठक में अपने पार्षदों में से एक मेयर और एक उप मेयर का निर्वाचन करता है और उसके बाद प्रत्येक माह में एक बार उसकी बैठक बुलाई जाती है।
निगम परिषद का जो निर्वाचन समाप्त होने के बाद निगम परिषद की प्रथम बैठक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बुलाता है और उसके बाद प्रत्येक बैठक की तिथि मेयर और डिप्टी मेयर और उसकी अनुपस्थिति में बैठक 7 दिनों तक और असाधारण बैठक 3 दिनों की पूर्व सूचना देकर बुलाई जाती है। और अधिनियम की धारा 31(1) में स्पष्ट है कि निगम परिषद की साधारण बैठक की कोरम जो होगी वह कुल सदस्य संख्या की 1/3 एवं विशेष बैठक के लिए आधे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। धारा 31(2) में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में निर्वाचित सदस्य संख्या उपस्थित न हो, अध्यक्ष बैठक को कम से कम 3 दिनों के लिए स्थगित कर सकता है और उसी क्षण अगली बैठक की तिथि निर्वाचित करेगा। पटना नगर निगम अधिनियम की धारा 25 में कहा गया है कि निगम परिषद का प्रत्येक आम चुनाव समाप्त होने के पश्चात मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी शीघ्र मेयर और उप मेयर एवं अस्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन हेतु बैठक बुलाएगा और मेयर तथा उप मेयर साधारण बहुमत से निर्वाचित होते हैं। मेयर नगर का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति समझा जाता है। वह परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, बाहर से आए आगंतुकों का स्वागत करता है और वह स्थायी समिति का अध्यक्ष होता है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति के समय राज्य सरकार को सलाह देता है। मेयर को कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए भत्ता भी दिया जाता है। सवारी और आज के समय में संचार सुविधा के लिए मोबाइल खर्च भी उपलब्ध कराया जाता है। और पटना नगर निगम के मेयर को देश का अन्य मेयरों से ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। और पटना नगर निगम के में उप मेयर का भी प्रावधान है। मेयर की अनुपस्थिति में इनके कर्तव्यों एवं अधिकारों का प्रयोग वह करता है और प्रायः यह पाया जाता है कि पहले 1 या 2 बार उप मेयर रहने के बाद ही वह व्यक्ति मेयर बन पाता है। इसलिए कह सकते हैं कि उप मेयर जो है मेयर पद पर जाने का एक सोपान है। इसका अस्थायी समिति जो है, स्टैंडिंग कमेटी जो है, वह बहुत शक्तिशाली होता है। सारे महत्वपूर्ण निर्णय जो हैं, सारे महत्वपूर्ण कार्य जो है इस स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा ही लिए जाते हैं। पटना नगर निगम के अधिनियम 1951 की धारा, पटना नगर निगम जो 1951 धारा बना, 1951 अधिनियम बना, उसके धारा 36 में उल्लेखित है कि इसमें एक अस्थायी समिति होगी जिसमें मेयर एवं उप मेयर को मिलाकर कई सदस्य होंगे। और धारा 37 में स्पष्ट कहा गया है कि 1 वर्ष के अंतराल के बाद जो प्रथम नगर परिषद की बैठक होगी उसमें अस्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा। इसे अधिनियम में अधिकार प्राप्त है। इसकी अध्यक्षता मेयर और उसकी अनुपस्थिति में उप मेयर करता है। यदि किसी बैठक में दोनों अनुपस्थित रहें तो उस स्थिति में अस्थायी समिति के सदस्य उपस्थित अपने सदस्यों में से किसी सदस्य को उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करते हैं। कई प्रकार के एडवाइजरी कमेटी भी होती है, जैसे शिक्षा समिति है। और इसमें कहा गया है कि अधिनियम की धारा में 43 में कहा गया है कि प्रत्येक समिति अपने सदस्यों में से एक सभापति निर्वाचित करेगी। और ये सारे जो
एडवाइजरी कमेटी हैं वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से संबंधित होती है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से संबंध रखती है। शिक्षा समिति, निगम परिषद में शिक्षा संबंधी जो भी प्रतिवेदन या विचार आते हैं उसका अध्ययन वह समिति करती है और यह समिति में शिक्षा का स्वरूप तथा प्रक्रिया निर्धारित करती है। नंबर 2 है चिकित्सा जन स्वास्थ्य तथा पशु चिकित्सा समिति, पब्लिक हेल्थ एंड वेटरनरी कमेटी। ये इस समिति का काम है साफ सफाई और मनुष्य के स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना और पशु के चिकित्सा के क्षेत्र में काम करना भी इसका दायित्व है और एडवाइस देना इसका काम है। अब महामारी से बचाव के लिए टीका लगवाने का काम भी इस समिति के माध्यम से किया जाता है। लोक निर्माण समिति, इस समिति का कार्य सड़क, भवन, रोशनी तथा नाली तथा जलापूर्ति आदि की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट, बाजार तथा उद्यान समिति, इस समिति का मुख्य कार्य सार्वजनिक बाजार, बूचड़खाना और जो दूध डेयरी है और सार्वजनिक पार्क है और बाग बगीचे हैं सार्वजनिक, उसकी साफ सफाई करना और उसको व्यवस्थित रखना इस समिति का काम है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम 1951 की धारा 50(1) में कहा गया है कि राज्य सरकार बिहार लोक सेवा आयोग एवं पटना नगर निगम के मेयर से परामर्श कर 5 साल के लिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति करता है। साधारणतः यह भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस तथा बिहार असैनिक सेवा, बिहार सिविल सर्विस का कोई वरिष्ठ पदाधिकारी इस पद पर नियुक्त किया जाता है। पटना नगर निगम के अधिनियम की धारा 50(3) में स्पष्ट है कि राज्य सरकार में कार्यरत उच्च पदाधिकारी होता है, इसलिए राज्य सरकार उसे वापस भी बुला सकते हैं। पटना नगर निगम की अधिनियम की धारा 52 में कहा गया है कि वह नगर निगम का एक पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा। उसे राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित वेतन एवं भत्ते निगम कोष से दिए जाते हैं। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की शक्तियों का उल्लेख भी अधिनियम की धारा में किया गया है। उनके कार्यों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने का अधिकार उसे प्राप्त है। वह निगम परिषद तथा समितियों के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को निगम के कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। वह उन्हें कार्य संबंध में निर्देश भी दे सकता है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होने के पश्चात भी निगम की राजनीति से अलग नहीं हो सकता। उसे सदा बहुमत की इच्छाओं का आदर करना पड़ता है। निगम के अन्य पदाधिकारी, उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। पटना नगर निगम अधिनियम 1951 की धारा 54(1) में कहा गया है कि निगम परिषद बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति तथा राज्य सरकार की स्वीकृति से उप मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति करती है। उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को नियम द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ता मिलता है। उसका उत्तरदायित्व सीमाएं एवं अवस्थाएं वही होगी जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की होती है। इसके अलावे अभियंता एवं स्वास्थ्य पदाधिकारी, इंजीनियर एंड हेल्थ ऑफिसर और अदर ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज
अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी, आवश्यक सेवा के पदाधिकारी एवं कर्मचारी इत्यादि निगम परिषद के अंग हैं। ये तो हम लोग देख लिए पटना नगर निगम के क्रियाकलापों के बारे में, उसके अधिनियम के बारे में। जनरली जो निगम के जो कार्य हैं उस पर भी दृष्टिपात करना अत्यंत ही आवश्यक है। जनरली भारत में नगर निगम के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है। एक अनिवार्य कार्य और दूसरा ऐच्छिक कार्य। नगर निगम के कार्यों के संबंध में देश में सामान्यतः दो बातें प्रचलित हैं। कोलकाता और चेन्नई के निगमों को शासित करने वाली विधि में उनके कार्यों का समान रूप से उल्लेख है, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के निगमों के कार्यों का सविस्तार उल्लेख किया गया है। दूसरे राज्यों की प्रवृत्ति निगमों के ऊपर अधिकाधिक उत्तरदायित्व थोप देने की है। परिणाम स्वरूप उनके कार्यों की सूची काफ़ी लंबी हो जाती है। किसी कार्य जनरली भारत के जो नगर निगम विभिन्न शहरों में स्थापित हैं, उनके कार्यों को दो रूपों में रखा गया है। अनिवार्य कार्य है और ऐच्छिक कार्य है। अनिवार्य कार्यों की जो सूची है वह इस प्रकार है। नंबर 1, शुद्ध जल का प्रबंध और इसका निर्माण एवं संरक्षण। बिजली का प्रबंध। नंबर 2, बिजली का प्रबंध, सड़कों पर, गलियों में, सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक पार्कों पर, क्षेत्र में पढ़ने वाले स्कूलों में, अस्पतालों में, सारे सार्वजनिक हित के कार्य करने वाले संस्थानों में और आपका मार्गों पर बिजली का प्रबंध करना अनिवार्य कार्य की सूची में शामिल है। नंबर 3, सड़क परिवहन सेवाएं। इसके अंतर्गत जो मार्ग है, मार्ग का सुदृढ़ीकरण, उसके रख रखाव, जिस मार्ग पर परिवहन, सड़क परिवहन के कार्य होते हैं, उसको व्यवस्थित रखना नगर निगम के अनिवार्य कार्य में शामिल है। नंबर 4, सार्वजनिक मार्गों का निर्माण और उसका संरक्षण। नंबर 5, सार्वजनिक मार्गों और सार्वजनिक स्थानों में प्रकाश छिड़काव तथा सफाई की व्यवस्था। नंबर 6, गंदगी तथा कूड़ा करकट की सफाई, उसको हटाना और उसका निपटारा करना। नंबर 7, नालियों, जल निकास व्यवस्था एवं सार्वजनिक शौचालयों एवं पेशाब घरों आदि का निर्माण और रख रखाव। नंबर 8, खतरनाक इमारतों तथा स्थानों को निरापद बनाना अथवा हटाना। नंबर 9, सार्वजनिक मार्गों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों से
जो अवरोधक हैं उनको हटाना। नंबर 10, चिकित्सालयों और प्रसूति एवं बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना तथा इसका सुरक्षा। चिकित्सालय, हॉस्पिटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है और प्रसूति केंद्र जो होता है उसके रख रखाव और बाल कल्याण केंद्रों की जो स्थापना है उसका रख रखाव जो है ये भी नगर निगम के अनिवार्य कार्य में शामिल है। नंबर 11, खतरनाक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के उपाय। जैसे जो समय समय पर जो कुछ जो बीमारियां होती है महामारी का रूप ले लेती है, उससे भी रोकथाम और नियंत्रण के उपाय करना नगर निगम के कार्य में शामिल है। जैसे अभी हमारे संपूर्ण विश्व में कोविड-19 नामक वायरस महामारी का रूप ले चुका है, तो ये भी इसके संबंध में भी नगर निगम को आवश्यक कदम उठाने होते हैं और उस पर नियंत्रण के आवश्यक उपाय करने होते हैं। नंबर 12, टीके और सुइयां लगवाना। जैसे पल्स पोलियो अभियान है या और कई तरह के जो बच्चों को, वृद्धों को टीके की आवश्यकता होती है, वैक्सीन की आवश्यकता होती है, उसकी व्यवस्था करना भी नगर निगम के अनिवार्य कार्य में शामिल है। जन्म तथा मरण का लेखा जोखा रखना। जन्म उस क्षेत्र में होने वाले जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उसका लेखा जोखा रखना और जितने मृत्यु होती है उसका लेखा जोखा रखना भी नगर निगम का काम है। और उसके संबंध में जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करना या मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करना भी निगम के प्रमुख कार्यों में और अनिवार्य कार्यों में शामिल है। इसके अलावे नेक्स्ट जो कार्य है 13वां जो कार्य है वह है अपने क्षेत्र में होने वाले निर्माण कार्यों की स्वीकृति, नक्शा की स्वीकृति देना। राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित और निर्देशित कानून के परिप्रेक्ष्य में संबंधित नगर निगम अपने क्षेत्र में होने वाले निर्माण की स्वीकृति और उसके नक्शे की स्वीकृति प्रदान करती है। यह जो कार्य है नगर निगम के प्रमुख कार्य में शामिल है। नेक्स्ट है मृतक क्रिया के लिए स्थानों का प्रबंध तथा उसका सुरक्षा। जैसे शमशान घाटों की व्यवस्था करना, शमशान घाटों की देखभाल करना, कब्रिस्तानों की देखभाल करना और उसकी सुरक्षा करना भी नगर निगम के प्रमुख कार्यों में शामिल है। प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान, जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी देखभाल करना, उसकी व्यवस्था करना और उसके उपाय करना भी नगर निगम के प्रमुख कार्यों में शामिल है। अग्निशमन दल की स्थापना करना, व्यवस्था करना। अगलगी की स्थिति में अग्निशमन दल की व्यवस्था करना और उसको आग बुझाने के लिए समुचित जो प्रक्रियाएं होती है उसकी व्यवस्था और उसका संचालन करना नगर निगम के प्रमुख कार्यों में शामिल है। निगम के प्रशासन के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदनों और नक्शों का प्रकाशन। नंबर 8 नेक्स्ट,
भोजन तथा भोजन के स्थानों का नियंत्रण एवं नियमन। इसके अलावे इनके कई ऐच्छिक कार्य भी हैं, जैसे नंबर 1 सार्वजनिक पार्कों, उद्यानों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, नाट्यशालाओं, अखाड़ों तथा क्रीड़ा स्थलों का निर्माण। नंबर 2 सार्वजनिक भवनों का निर्माण। नंबर 3 सड़कों के किनारे तथा अन्यत्र वृक्षों का रोपण तथा उनकी देखभाल। नंबर 4 गरीबों तथा अपाहिजों की सहायता। नंबर 5 लावारिस कुत्तों एवं छूटे हुए अन्य जानवरों का बंदीकरण, यानी कि उनको कंट्रोल करने के लिए जो बंदीगृह होता है जानवरों का, उसकी व्यवस्था करना भी नगर निगम के आवश्यक कार्य, ऐच्छिक कार्य में शामिल है। जनता के लिए मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट विशिष्ट अतिथियों का स्वागत, उसके बाद विवाहों का पंजीकरण, इमारतों तथा भूमि का सर्वेक्षण, और नंबर 10 मेला तथा प्रदर्शनियों का संगठन एवं व्यवस्था भी निगम के प्रमुख कार्यों में शामिल है। यानी कि एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है नगर निगम के कार्यों की, जो 2 भागों में विभाजित है, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। अब नगर निगम के साधनों, आय के जो साधन हैं उस पर भी निगाह डालना जरूरी है। नगर निगम की आय के साधनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक करों से राजस्व और एक करेत्तर राजस्व। करेत्तर राजस्व में शुल्क, जुर्माना और सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल होते हैं। राजस्व के असाधारण साधनों में ऋण, प्रतिपूर्ति, पूंजी के रूप में प्राप्त धन, पूंजीगत निर्माण कार्यों के लिए प्राप्त अनुदान आदि का समावेश है। किंतु निगम की आय का मुख्य स्रोत जो है करों से प्राप्त होता है, टैक्स से प्राप्त होता है। और निगम के जो टैक्स के लगाने की जो अधिकार है वह संपत्ति कर है, जो उसके क्षेत्र में पड़ने वाले भवनों पर जो कर लिया जाता है वह प्रमुख रूप से उसके आय के साधन है। होल्डिंग टैक्स जो लिया जाता है। नंबर 2 वाहनों तथा पशुओं पर कर। वाहनों पर जो टैक्स लगाया जाता है वो उसके आय के साधन है। और बाज़ारों में, हाटों में, मेलों में जो पशुओं पर कर लगाया जाता है खरीद बिक्री का, वह उसके आय के प्रमुख साधन है। नाट्यशालाओं पर कर। नंबर 4 विज्ञापनों पर कर। समाचार पत्रों को छोड़कर जो विज्ञापनों पर जो कर लिया जाता है वह उसके आय के साधन है। व्यवसाय की कर है वो उसके आय के साधन है। शिक्षा कर उसके साधन है। मनोरंजन कर इसके साधन है। बिजली की खपत और बिक्री पर भी कर लगाने का अधिकार निगम को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अचल संपत्ति के हस्तांतरण पत्रों पर कर वसूल करती है और जो राशि किसी निगम के क्षेत्र से वसूल की जाती है वह उसी को हस्तांतरित कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश के नगर निगमों को करारोपण की 2 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है, अनिवार्य तथा वैकल्पिक। अनिवार्य जो कर है वह है संपत्ति कर, जल कर, जल निकास कर,
सफाई कर, मशीन चालित वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों पर कर, पशुओं पर कर। और वैकल्पिक कर वह हैं जिन्हें कोई निगम चाहे तो लगा सकता है और मोटे तौर पर यूपी नगर पालिका अधिनियम 1916 में निर्धारित दिशा का ही अनुसरण करते हैं। ये निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 व्यवसाय, उद्यम तथा वित्तीय पर कर। नंबर 2 चुंगी। नंबर 3 नगर में प्रवेश करने वाले वाहनों तथा अन्य सवारियों और पशुओं पर कर। नंबर 4 उन्नति कर। नंबर 5 विज्ञापन कर। और नंबर 6 नाट्यशालाओं पर कर। इस प्रकार से नगर निगम के आय के विभिन्न साधन हैं, जो कि इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार के अनुदान इनको दिया जाता है, जिससे इनका आय में बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था, भारतीय पंचायती राज व्यवस्था जो है वह जो 2 भागों में बटी हुई है, एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और एक नगर क्षेत्रों के लिए, वह अपने आप में काफ़ी महत्व रखती है। राज्य सरकार किसी भी राज्य सरकार या प्रदेश सरकार के लिए संपूर्ण क्षेत्रों पर विकास की दृष्टि रखना और उसका क्रियान्वयन करना डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से बहुत ही मुश्किल है। तो आज के जो ये स्थानीय स्वशासन निकाय हैं, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र की हो, चाहे वह नगर क्षेत्र की, अपनी महत्ता को दिन ब दिन साबित कर रहे हैं और उसके कार्यों को हम और आप खुली आँखों से निहार सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि आज किस प्रकार से ये जो स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय नगर निकाय हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। उसी का परिणाम है कि आज हम लोग कमोबेश सड़कों और नालियों का उपयोग कर पा रहे हैं। और आने वाले समय में इसके कार्यों में निरंतर वृद्धि की आवश्यकता है। साथ ही साथ इसके आय के साधन को बढ़ाना भी राज्य सरकार का प्रमुख दायित्व बनता है। और सरकार को, संबंधित सरकार को चाहिए कि नगर निकायों को
अधिक सशक्त बनाने के लिए, अधिक उपयोगी बनाने के लिए इनके करों में बढ़ोतरी की जाए, इनके आय के साधनों में बढ़ोतरी की जाए, तभी जाकर यह स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को कर सकती है। और नगर निगम जो है, नगरीय स्थानीय शासन का जो है सबसे ऊंचा निकाय है। इसके ऊपर अन्य कोई संस्था नहीं है। यह स्थानीय शासन का सबसे ऊंचा स्तर की संस्था है और इसके शीर्षस्थ होने का अर्थ यह है कि वह अन्य प्रकार के नगर शासनों पर सत्ता का प्रयोग करता है। भारत में नगरीय स्थानीय शासन का संगठन ग्रामीण स्थानीय शासन की भांति नहीं है। नगर निगम संस्था के रूप में अधिक सम्माननीय है और नगर निकायों की तुलना में अधिक स्वायत्तता का उपभोग करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नगर निगम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की ओर सतत प्रयत्नशील है। आवश्यकता इस बात की है कि इसको और अधिकार दिए जाएं और इसके आय के साधनों में राज्य सरकार की ओर से वृद्धि किए जाएं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। शुक्रिया।